Welcome back to the channel. So continuing on with the crisp and concise surgery videos, today's case would be of varicose vein which can come as a long case or even as a short case. So long case mein we are starting with the history taking. Firstly, we have to start with the particulars of the patient, which includes the name, age, sex, he is a resident of, and the occupation. Then coming on to the chief complaints. So varicose vein के case में what all complaints can the patient come with? सो या तो स्वेलिंग हो सकती है, हमें डायलेटेशंस और वेन्स वगैरह ऐसे टर्म्स यूज़ नहीं करनी, हमें बस बताना है पेशेंट की लैंग्वेज में दैट स्वेलिंग अलोंग द वेन्स इन द राइट या लेफ्ट लोअर लिम्स फॉर द पास्ट दीज मेनी मंथ्स ईयर्स जो भी है, या फिर पेन इन द राइट या लेग लिम्ब हो सकती है, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन हो सकती है, या कोई अल्सर हो सकता है, या फिर ब्लैक डिस्कलरेशन हो सकती है. Now coming with the HOPI, तो जो भी है we'll start with the patient was apparently well this time back and now has presented with the chief complaints of and whatever was the chief complaint you will go on explaining that. तो अगर chief complaint swelling थी, just like swelling का case हमें explain करना है कि swelling का onset क्या था, whether it was sudden in onset or insidious in onset, फिर ड्यूरेशन क्या थी, प्रोग्रेशन कैसी हो रखी है, एंड रिलेशन ऑफ स्वेलिंग क्या है टू स्टैंडिंग एंड वॉकिंग. कभी भी जो है लेग का कोई पेन है सो वो वीनस कॉज की वजह से पेन हो सकता है, या न्यूरोजेनिक पेन की वजह से हो सकता है, या फिर वो आर्टीरियल पेन हो सकता है, या फ्रैक्चर वगैरह है तो उसकी वजह से भी हो सकता है. सो लाइक इन द पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज वीडियो आई सेड कि आर्टीरियल पेन, वीनस एंड नर्वस पेन हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं. जो आर्टीरियल पेन होता है वो अपॉन वॉकिंग आएगा, कुछ स्टेप्स वॉक करने के बाद, क्योंकि इस्कीमिया हो रहा है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही, इसलिए जो पेन है वो शुरू होगा. ठीक है, एंड जैसे ही पेशेंट रेस्ट करेगा पेन रिलीव होगा, एंड अगर पेशेंट अपने लेग्स को हैंग करके रखेगा तो भी पेन कम होगा, क्योंकि ड्यू टू द ग्रेविटी ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा टू द लोअर लिम्ब. लेकिन वीनस पेन में क्या है, लॉन्ग प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से, अगर प्रोलॉन्ग इमोबलाइजेशन है देन वीनस ब्लड एक्यूमुलेट कर रहा है लेग के अंदर, तो जैसे ही वॉक करोगे तो पेन कम होना चाहिए बिकॉज वो पुशअप होगा. ठीक है, या फिर अगर लिम्स को एलिवेट करोगे, जबकि न्यूरोजेनिक पेन क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्लॉडिकेशन, जैसे ही फर्स्ट स्टेप रखोगे वैसे ही पेन होगा, या तो पेन रेडिएट कर सकता है या फिर पोस्चरल वेरिएशन शो करेगा. यानी अगर आप बेंड फॉरवर्ड करते हो तो जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है या स्पेस है वो इंक्रीज करेगा, तो जो नर्व की कंप्रेशन है वो रिलीव हो जाएगी. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टीरियल पेन, वीनस पेन एंड द नर्वस पेन. तो यहाँ पर हमें वीनस हम पैथोलॉजी प्रिडिक्ट कर रहे हैं, सो वी हैव टू आस्क द पेशेंट what is the relationship of the swelling with the walking, standing and rest करने से क्या वो swelling decrease हो जाती है, and is there any pain or color change along the course of the vein. ठीक है, एंड कोई टेंडरनेस यानी मतलब पेन है या नहीं, क्योंकि वो सजेस्ट कर सकते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस विच इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन. ठीक है, देन पेन की हिस्ट्री हमने लेनी है, सोक्रेट्स निमोनिक जो होता है, साइट पूछनी है, ऑनसेट, ड्यूरेशन, कैरेक्टर, रेडिएशन को रिलीविंग या ग्रेविटिंग फैक्टर है या नहीं है, कोई नाइट पेन तो नहीं हो रहा. ठीक है, देन नॉर्मली जो वेरिकोज वेन का पेन होता है वो डल एकिंग पेन होता है विच अकर्स इन द लोअर लिम्स एंड अकर्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, क्योंकि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग की वजह से वीनस जो ब्लड है वो पूल कर जाता है लोअर लिम्ब एरिया में, एंड इट इज रिलीव डाउन बाय लाइंग डाउन एंड एलिवेटिंग द लिम्स ऑल्सो इट कैन, तो इट कैन डिक्रीज. तो जो बंदे हैं क्या करते हैं, वो पिलोस का यूज करते हैं नाइट टाइम में. तो आपको ये भी हिस्ट्री में पूछ सकते हो आप कि कितने पिलोस का यूज करते हैं, क्या पिलो करने से उसको मतलब रिलीफ मिलता है या नहीं. देन अल्सर्स को डिस्क्राइब करना है, अगर अल्सर है तो अल्सर की वीडियो में हमने जैसे देखा था कि हाउ इट स्टार्टेड, ड्यूरेशन, साइट, प्रॉपर उसके एजेस, मार्जिन, वो तो एग्जामिनेशन पे हमें प्रॉपर एक्सप्लेन करना होता है. कोई अल्सर में हिस्ट्री में कोई एसोसिएटेड पेन है, कोई डिस्चार्ज है, कोई आसपास ब्लीडिंग प्रेजेंट है या नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, देन नेगेटिव हिस्ट्री जब भी हमने वेरिकोज वेन में पूछनी है तो हमने क्या क्या पूछना है, इचिंग की कोई हिस्ट्री है, कोई चेंज इन स्किन कलर तो नहीं है, कोई पेन है एब्डोमेन में, कोई लंप एब्डोमेन में फील हो रहा है. क्यों, क्योंकि वेरिकोज वेन कोई भी अगर एब्डोमेन के अंदर कोई या कहीं पर भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जहाँ से वीनस रिटर्न जो है वो हार्ट में नहीं जा पा रहा है, तो बैकफ्लो की वजह से लोअर लिम्स में ब्लड पूल करेगा. सो हमने ऑब्स्ट्रक्शन की हिस्ट्री पूछनी है, कोई पेन इन एब्डोमेन है, कोई लंप है लोअर एब्डोमेन में, पेल्विक कोई पैथोलॉजी है, ब्लैडर एंड बाउल हैबिट्स को हमने पूछना है, दैट कैन सजेस्ट कि कोई ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी तो नहीं है. हिस्ट्री ऑफ एडीमा इज इंपॉर्टेंट, कोई डिफॉर्मिटी की हिस्ट्री तो नहीं है, क्लॉडिकेशन है या फिर बेड रेस्ट पे भी पेन वगैरह हो रहा है तो आर्टीरियल इन्वॉल्वमेंट भी सजेस्ट कर सकता है, कोई लॉस ऑफ सेंसेशन है, टिंगलिंग सेंसेशन तो नहीं है.
4 इंपॉर्टेंट पास्ट हिस्ट्री जो हमने वेरिकोज के पेशेंट में पूछनी ही है। कोई मेजर एलिमेंट इन द पास्ट तो नहीं थी, कोई प्रीवियस सर्जरी तो नहीं हुई, कोई डीवीटी का या पेन रह रहे काफ मसल में विच इज एसोसिएटेड विद फीवर, कोई प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन हिस्ट्री या सर्जिकल हिस्ट्री। इससे क्या होगा, क्योंकि जब हम वेरिकोज वेन, पहले तो हमें वीनस पैथोलॉजी समझना है कि लेग्स के अंदर एक डीप वेन का सिस्टम होता है और एक सुपरफिशियल वेन्स होती हैं, ठीक है, जो फेशिया के डीप है और फेशिया के ऊपर है। एंड इन दोनों को कनेक्ट कौन करती है, परफोरेटर्स। मेजर सप्लाई किससे आती है, डीप वेन से। एंड जो सुपरफिशियल वेन्स है वो अल्टीमेटली डीप वेन्स में ही ड्रेन करती है परफोरेटर्स के थ्रू, एंड फाइनली ब्लड हार्ट को जाता है। तो अगर हम वेरिकोज वेन में क्या करते हैं, सुपरफिशियल वेन्स के अंदर ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है, स्वेल अप हो रहा है, तो हम इसकी स्ट्रिपिंग कर देते हैं। अगर हम सुपरफिशियल वेन्स ही हटा दें तो ऑटोमेटिकली स्वेलिंग बनेगी ही नहीं, ठीक है। बट इन केस डीवीटी है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस एंड थ्रोम्बस डीप वेन्स में अड़ा हुआ है, एंड हमने सुपरफिशियल वेन्स की स्ट्रिपिंग कर दी, तो क्या होगा, लेग की ब्लड सप्लाई ही खत्म हो गई भाई। हमने सुपरफिशियल वेन्स हटा दी और डीप वेन में थ्रोम्बस है। तो इसीलिए ऑलवेज वी हैव टू रूल आउट कि डीवीटी तो नहीं है पेशेंट को, वरना हम सर्जरी नहीं करेंगे, ठीक है। सो दैट हिस्ट्री बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन कमिंग ऑन टू द दिस वाज HOPI। फिर पर्सनल हिस्ट्री पूछेंगे, हिस्ट्री ऑफ OCP इनटेक, कोई स्मोकिंग हिस्ट्री है या फिर एनी ऑक्यूपेशन एज अ रिस्क फैक्टर है विच डिमांड्स प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग, जैसे पुलिसमैन हो सकता है, टीचिंग प्रोफेशन हो सकता है, ऑल ऑफ दीज। देन फैमिली हिस्ट्री ऑफ सिमिलर डिजीज, वील आस्क क्यों इंपॉर्टेंट है फैमिली हिस्ट्री। सो या तो फॉक्स C2 जीन म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, या फिर सर्टेन सिंड्रोम्स लाइक पार्क वेबर सिंड्रोम हो सकता है। क्लिपल ट्रेनाउ वैसे तो नॉन फेमिलियल होता है, बट वो हो सकता है, या पार्क वेबर या फॉक्स C2 जीन, या कोई AV मैलफॉर्मेशन अगर एसोसिएटेड है। इंपॉर्टेंट, अगर AV मैलफॉर्मेशन एसोसिएटेड होता है देन हेमी हाइपरट्रोफी ऑफ द लिम्ब होगा, यानी 2 लिम्ब में से एक हाइपरट्रोफीड मिल सकता है, ठीक है, या फिर डिस्क्रिपेंसी इन द साइज ऑफ द लिम्ब भी मिल सकता है। सो कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं जिनकी वजह से वेरिकोज वेन हो सकता है। देन ट्रीटमेंट हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन अगर कोई हुआ है, जो भी अगर मतलब इन हिस्ट्री ड्यूरिंग दी स्टे इन दी हॉस्पिटल है, तो उसको हमने एक्सप्लेन करना है। कोई इलास्टिक स्टॉकिंग्स इंपॉर्टेंट है, अगर कोई पेशेंट यूज़ करता हो तो कितने ड्यूरेशन के लिए यूज़ करता है, एंड उससे कोई इफेक्ट फ़ायदा हुआ है या नहीं। देन कोई इंजेक्शन हिस्ट्री है तो दैट ऑल्सो इंपॉर्टेंस, ठीक है। नाउ देन कमिंग ऑन टू द एग्जामिनेशन, जस्ट लाइक एनी केस वी हैव टू डू अ जनरल एग्जामिनेशन, वील से wherein we'll say that patient is examined in a well-lit room, consent was taken, adequate exposure was done, the patient is conscious, cooperative, well oriented to time, place and person. उसके बाद general details like the height, weight, BMI लेंगे, vitals लेंगे and the pickle लेंगे. Then coming on to the local examination, तो examination हमने just like peripheral vascular disease both the lower limbs में करना है, proper exposure के बाद करना है। हमने क्या क्या inspection पे देखना है, पहले हम कहेंगे पेशेंट वाज इनिशियली एग्जामिन्ड इन द स्टैंडिंग पोजीशन, देन वाज आस्क्ड टू ले डाउन, क्योंकि कुछ स्पेशल टेस्ट हमें लाइन डाउन पोजीशन में भी करने पड़ेंगे जो हम आगे देखेंगे, ठीक है, जैसे ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट वगैरह हो गए। तो सबसे पहले हमें नोट करना है एटीट्यूड एंड द गेट ऑफ द लिम्ब, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, कोई लोकल जाइजेंटिज्म प्रेजेंट तो नहीं है, एडीमा तो नहीं है, वीनस सिस्टम अफेक्टेड। हमें देखो जस्ट लाइक थायराइड में हमने कहा था फंक्शनल एज वेल एज एनाटॉमिकल हमें लोकेशन पता करनी है, वैसे ही वेरिकोज के अंदर भी हमें एक तो हमें पता करना है कि कहाँ वेरिकोज की पैथोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है कौन से सिस्टम की पैथोलॉजी है, ग्रेट सैफिनस वेन, शॉर्ट सैफिनस वेन, या किस को या फिर इन्वॉल्व परफोरेटर्स हैं, ये सारे। एंड दूसरा हमें रूल आउट करना है डीवीटी है या नहीं, ठीक है, ये सारे हमें टेस्ट करने हैं। So we have to perform tests to look for the saphenofemoral junction incompetence, to look for perforator incompetence and to rule out the DVT. तो टेस्ट क्या क्या हैं वो देखते हैं। उससे पहले वीनस सिस्टम अफेक्टेड में वी हैव टू फाइंड आउट ग्रेट सैफिनस में, ये सब देख लिया। एंड एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट देखनी है कि फ्रॉम द डॉर्सम ऑफ फुट से लेकर कौन से लेवल तक इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। जैसे कि अगर राइट लोअर लिम्ब का एग्जाम्पल दूँ तो मैं क्या बोलूँगी कि डायलेटेड टॉर्टुअस वेन्स वर प्रेजेंट अलॉन्ग द ग्रेट सैफिनस वेन अगर मीडियल एस्पेक्ट पे है तो, एंड शॉर्ट सैफिनस अगर लेटरल एस्पेक्ट पे है तो है। देयर वाज आल्सो एसोसिएटेड हील्ड वीनस अल्सर नियर द मीडियल मैल्यूलस एंड ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द लोअर लिम्ब, लेफ्ट लोअर लिम्ब, ठीक है, या राइट लोअर लिम्ब। तो ये सिर्फ एग्जांपल की तरह बोल रही हूँ। एंड यू आल्सो हैव टू लुक फॉर द कफ इम्पल्स एंड ऑन द सैफिनस ओपनिंग, दिस इज कॉल्ड मोरीज कफ इम्पल्स। ये क्या है, क्योंकि इंस्पेक्ट करना है तो बंदे को खांसने के लिए भी कहोगे, ठीक है। ऐसे ही राइट एंड लेफ्ट दोनों लिम्ब्स के अंदर लिखना है। देन हमने पैल्पेशन करना है, पैल्पेशन के ऊपर वी हैव टू डू किसी की कोई टेंडरनेस है या नहीं। सो नो टेंडरनेस अलोंग द राइट लोअर लिम्ब की वेन जो है, ये कोई कफ इम्पल्स नहीं है जैसे सैफिनोफेमोरल जंक्शन पे ऐसे।
अब आ जाते हैं टेस्ट्स के ऊपर। तो एक दो हमने टेस्ट्स करने हैं टू लुक फॉर द सैफिनो-फेमोरल जंक्शन का इनकॉम्पिटेंस, जिसमें ब्रोडीज ट्रेंडेलेनबर्ग टेस्ट नंबर 1 आएगा एंड मोरिस कफ इम्पल्स जो हमने इंस्पेक्शन पे देखा। देन व्हाट आर द टेस्ट्स विच वी डू फॉर द चेकिंग आउट द परफोरेटर इनकॉम्पिटेंस। एक तो ब्रोडीज ट्रेंडेलेनबर्ग टेस्ट 2 जो अभी हम देखेंगे क्या होता है, टॉर्निक्वेट टेस्ट, फिगान्स मल्टीपल टॉर्निक्वेट जो है, एंड देन इज द प्रैट्स टेस्ट। एंड वो वाले टेस्ट विच वी आर डूइंग टू रूल आउट द डीवीटी, दैट इज द परथीज एंड द मॉडिफाइड परथीज टेस्ट। अब देखते हैं कि ब्रोडीज ट्रेंडेलेनबर्ग टेस्ट में हम करते क्या है। सो सबसे पहले पेशेंट को कहते हैं कि लाई डाउन करो एंड उसके बाद लिम्स को एलिवेट करके वी हैव टू एम्प्टी द वेन्स। उसके बाद वी टाई द टॉर्निक्वेट, एंड टॉर्निक्वेट हम कहाँ पर टाई करते हैं, दैट इज टाइड एट द सैफिनो-फेमोरल जंक्शन जो कि प्यूबिक ट्यूबरकल के 3.5 सेंटीमीटर्स नीचे एंड लेटरली प्रेजेंट होता है। हमने टॉर्निक्वेट टाई कर दिया। नाउ वील what we'll do, we'll ask the patient to stand up, आप खड़े हो जाओ एंड देन we'll open the tourniquet। अगर हमें रैपिड फिलिंग फ्रॉम अबव मिलता है, ठीक है, हमने पेशेंट को खड़ा किया फिर टॉर्निक्वेट ओपन कर दिया, एंड अगर हमें रैपिड फिलिंग फ्रॉम अबव मिल रहा है देन दैट सजेस्ट्स कि सैफिनो-फेमोरल जंक्शन का इनकॉम्पिटेंस है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली सुपरफिशियल वेन्स से ब्लड नीचे से ऊपर जाना चाहिए टुवर्ड्स द हार्ट, लेकिन अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो सैफिनो-फेमोरल जंक्शन का इनकॉम्पिटेंस है। ठीक है, दूसरा जो है दिस वाज द ब्रोडीज ट्रेंडेलेनबर्ग टेस्ट नंबर 1। दूसरा है ब्रोडीज ट्रेंडेलेनबर्ग टेस्ट नंबर 2। अभी भी हमने पेशेंट को लिटाया, वेन्स को एम्प्टी किया, लेग्स को एलिवेट किया, टॉर्निक्वेट टाई कर दिया। अब हमने पेशेंट को खड़ा किया एंड टॉर्निक्वेट टाइड ही है, तो यानी सैफिनो-फेमोरल जंक्शन अब काम नहीं कर सकता। अगर हमें ग्रेजुअल फिलिंग फ्रॉम बिलो अपवर्ड्स मिल रही है दैट सजेस्ट कि परफोरेटर इनकॉम्पिटेंस है। ठीक है, क्योंकि सुपरफिशियल सिस्टम तो टाइड अप हो गया, फिर भी हमें रैपिड फिलिंग मिल रही है, मतलब सॉरी ग्रेजुअल फिलिंग मिल रही है नीचे से ऊपर, यानी परफोरेटर्स आर एट फॉल्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट हो गया, हम मल्टीपल टॉर्निक्वेट्स टाई कर सकते हैं। मल्टीपल टॉर्निक्वेट्स टाई करने का फायदा ये कि हमें वेरियस लेवल्स पे परफोरेटर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे थाई के अंदर मिड थाई परफोरेटर इज द हंटेरियन परफोरेटर, देन इज द बिलो नी, then is the above knee perforator or the Doid's perforator, below knee perforator or the Boyd's perforator, then leg के अंदर 3 crocket perforators होते हैं, and then ankle के ऊपर में Kushner's perforator। तो कौन सा perforator affected है वो हम multiple tourniquets tie कर कर पता कर सकते हैं। जहाँ पर डिफेक्ट होगा वहाँ पर swelling present हो जाएगी। ठीक है, then we can perform the modified Perthes test टू लुक फॉर कि पेशेंट को डीवीटी है या नहीं है। सो डिफरेंस क्या है परथीज एंड मॉडिफाइड परथीज टेस्ट में? पी फॉर परथीज टेस्ट, पी फॉर पेन। अगर हम वी टाई द टॉर्निक्वेट बिलो द सैफिनो-फेमोरल जंक्शन एंड उसके बाद इसमें एम्प्टी नहीं करते वेन, ठीक है, बस बिलो सैफिनो-फेमोरल जंक्शन को पे टॉर्निक्वेट टाई करके पेशेंट को कहते हैं थोड़ा सा वॉक करो। अगर पेन एंड स्वेलिंग इंक्रीज होती है, पेन पी फॉर परथीज, पी फॉर पेन इंक्रीज करती है, तो यानी पेशेंट हैज डीवीटी। ठीक है, एंड अगर स्वेलिंग बढ़ जाती है देन दैट इज मॉडिफाइड परथीज। ये डिफरेंस दोनों में समझ आ गया है। अगर डीवीटी है देन सर्जरी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, हम सिर्फ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे उस केस के अंदर। देन वी ऑल्सो हैव टू पैल्पेट द अल्सर या जो भी स्वेलिंग वगैरह है, एंड पेरिफेरल आर्टीरियल पल्सेशंस भी हमने चेक करनी है। देन ये हो गया इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, देन कम्स द ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन पे ब्रूई ऑस्कल्टेट हो रही है, वैसे तो अगर हमें कुछ भी एबनॉर्मल साउंड मिलती है वेन्स के ऊपर तब हम इसे वीनस हम कहते हैं, और आर्टरीज में मिलती है तो ब्रूई कहते हैं, तो वो है या नहीं। एंड देन सिस्टमिक एग्जामिनेशन पे एक एक दो लाइन हर उस पे। एंड फाइनली वी हैव टू राइट आर प्रोबेबल डायग्नोसिस। तो एक एग्जाम्पल देती हूँ, यू विल राइट दिस इज अ केस ऑफ वेरिकोज वेन विच अफेक्ट्स द ग्रेट सैफिनस वेन in the right lower limb with or without perforator incompetence at the sacro-femoral junction, below the knee perforator and 5 centimeters ankle perforator। ठीक है, विदाउट एनी क्लिनिकल साइंस ऑफ डीवीटी या जो भी आपकी फाइंडिंग है उससे मॉडिफाइड करोगे। एज पर CEAP क्लासिफिकेशन माई डायग्नोसिस इज दिस। तो CEAP क्लासिफिकेशन बिकम सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। अब कुछ वाइवा वाइज हम डिस्कस करते हैं। एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि फेमिलियल वेरिकोज वेन के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। देन सैफिनो-फेमोरल जंक्शन का लोकेशन पता होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर्स लेटरल एंड बिलो द प्यूबिक ट्यूबरकल।
ठीक है। एंड डीडीज क्या हो सकते हैं वेरिकोज वेन के? लाइपोमा हो सकता है, मल्टीपल स्वेलिंग्स की तरह प्रेजेंट कर सकता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द वेरियस टेस्ट्स वी परफॉर्म एंड द नेम्स ऑफ द परफोरेटर। देन एक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लीबोथ्रोम्बाइटिस एंड थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन, ठीक है, जबकि फ्लीबोथ्रोम्बाइटिस मतलब वेन्स के अंदर एक थ्रोम्बस है, ठीक है। दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। देन अगर इफ व्हाट इज सैफिना वैरिक्स? अगर डायलेटेशन एट द सैफिनो-फेमोरल जंक्शन हो जाए देन दैट इज कॉल्ड एज द सैफिना वैरिक्स, ठीक है। देन ट्रीटमेंट में हमें वेरिकोज वेन के अंदर हम क्या सर्जरीज करते हैं दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। पहले तो हम बिस्गार्ड्स रेजिम से पेशेंट को एजुकेट करेंगे, उसको लिम्ब एलिवेशन के लिए बोलेंगे एंड इलास्टिक स्टॉकिंग्स देंगे, ठीक है। उसके बाद CAP क्लासिफिकेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड फाइनली सर्जरीज जो हम करते हैं, ट्रेंडेलेनबर्ग्स टेस्ट करते हैं, स्ट्रिपिंग ऑफ द ग्रेट सैफिनस वेन करते हैं अप टू द फेमोरोपोप्लिटियल जंक्शन, ठीक है। या फिर हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन या एंडोलेजर एब्लेशन से सुपरफिशियल वेन्स को कर सकते हैं, या फिर हम टेसारी मेथड के थ्रू भी जो वेन्स को हैं वो एब्लेट कर सकते हैं, स्क्लेरोथेरेपी जिसे हम कहते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन स्क्लेरोथेरेपी की क्या है? रेकरेंट अगर आइसोलेटेड परफोरेटर इनकॉम्पिटेंस अगर हो रही है। एंड हमेशा लास्टली डायग्नोसिस वेरिकोज वेन की जब हम कर रहे हैं वी ऑलवेज हैव टू मेंशन कि प्राइमरी इटियोलॉजी है या सेकेंडरी है, मतलब कोई और अंडरलाइंग डिजीज की वजह से हो रही है, सिर्फ वेरिकोज ही है। देन ग्रेट सैफिनस से शॉर्ट सैफिनस इन्वॉल्व है, विद और विदाउट सैफिनो-फेमोरल जंक्शन इनकॉम्पिटेंस है या नहीं, विद और विदाउट परफोरेटर इनकॉम्पिटेंस है या नहीं, क्लिनिकली CAP ग्रेडिंग लिखना इंपॉर्टेंट है एंड कोई एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन जो है दैट इज प्रेजेंट और नॉट। एंड फाइनली व्हाट इज वेरिकोज वेन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। These are dilated subcutaneous veins which are more than 3 centimeters in diameter, and theory also is important. This completes our varicose vein. So guys, if you enjoyed this video, give this video a thumbs up and also subscribe to my channel. Thank you.